गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने 12th क्लास में कैपेसिटेंस चैप्टर शुरू कर दिया था और उसमें हम कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स पढ़ चुके हैं। हमने 4 टर्म्स की थी, अब 5वीं और एक छठी टर्म्स, 2 टर्म्स बाकी है हमारी। देखो 5th टर्म क्या है। फिफ्थ है कि भाई द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड ए charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor। ठीक है बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के आउटसाइड वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर के सरफेस पे। ठीक है ना। अब मान लो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस के क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है। तो कैसे, मान लो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है। हम क्या मान के चलते हैं कि मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो ये एंगल बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने थीटा, इस तरह से है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया परपेंडिकुलर नहीं है और उसने एंगल बना दिया थीटा। ठीक है। तो हम इसको रिजोल्व करेंगे 2 पार्ट में। एक तो हो गया ई कोस थीटा और एक हो गया ई साइन थीटा। ठीक है ना। तो इसको 2 पार्ट में हमने रिजोल्व कर दिया, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा में। ठीक है। कंसीडर दी electric field is not perpendicular to the surface of the conductor। हमने मान लिया कि भाई कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। let it makes an angle। ये कई बार एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन और ये बोर्ड में भी आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी, हरियाणा बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन कि भाई प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द सरफेस। मान लिया भाई उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है सरफेस के साथ। ठीक है। On resolving we get e cos theta along the tangent to the surface and e sin theta perpendicular to the सरफेस। ये मान लिया कि भाई ई कोस थीटा तो टेंजेंट पे है और ई साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है। आगे देखो, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज resides on the
surface of the conductor equally spaced। तो सारा का सारा क्या है भाई, चार्ज किस पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, और वो एक दूसरे से सेपरेशन क्या हो जाता है, इक्वली स्पेस्ड इस प्रकार से हो जाता है कि इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस सब पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो नहीं क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पूरे सरफेस पे, ठीक है ना, इक्वली स्पेस्ड हो जाएगा। सो अगर इक्वली स्पेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब टेंजेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो ई कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जीरो। अब ई तो जीरो है नहीं, तो जीरो कौन है, कोस थीटा। ई नॉट इक्वल टू जीरो, सो कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अगर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द कंडक्टर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। और अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हो, लाइंस आर टुवर्ड्स द कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के क्या होंगे, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करोगे, मान लोगे कि भाई नहीं है, दो भागों में डिवाइड कर दोगे, साइन थीटा ई कोस थीटा। अब ई कोस थीटा टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जीरो, क्योंकि चार्ज क्या है, ऊपर आया हुआ है, और पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। चार्ज सरफेस पे आया हुआ है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस dv बाई डी आर। अब सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, जीरो। तो इसका मतलब टेंजेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब ई तो जीरो हो नहीं सकती, तो जीरो कौन है, कोस थीटा। तो कोस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एन इरेगुलर शेप कंडक्टर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट at different points in a irregular shape conductor। नेक्स्ट है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, 6th है, सरफेस चार्ज density is different at different points in a irregular shaped
चार्ज्ड कंडक्टर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए इरेगुलर शेप्ड चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो देखो बेटा किस तरह से है। अब मान लो जैसे हमारा जो कंडक्टर है वो इरेगुलर शेप का है, जैसे यहाँ से तीखा हो गया, फिर ये ब्रॉड हो गया, इरेगुलर शेप का है, तो हर पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, अलग होगी भाई। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो एज वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो हमें पता है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, देयर इज डिफरेंट एरिया एट डिफरेंट point on the surface of charged कंडक्टर। अब देखो देखिए यहाँ पे जो है एकदम से एरिया कम हो गया, यहाँ पे एकदम से एरिया ज़्यादा हो गया, यहाँ पे इससे थोड़ा कम हो गया। ठीक है ना, तो अलग अलग पॉइंट पे जो है सरफेस एरिया क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो जो सरफेस एरिया है वो अलग अलग पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, तो अब ये अलग अलग होने के कारण यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। सो क्योंकि एरिया अलग अलग है तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा will be different for different points। तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी हमारी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी बेटा। तो ये 6 थे हमारी प्रॉपर्टीज कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है ना, और 6 का हमने डिस्कशन कर लिया। अब आगे हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देखो भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर to store the charge in it। ठीक है बेटा, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ट्रांसफर करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, कंडक्टर की हेल्प लेंगे। मतलब कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है ना, तो अब मान लो जैसे यहाँ से चार्ज दूसरी, मतलब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा। मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ से करंट हम दूसरी जगह पे पहुँचाएंगे तो थ्रू वायर्स पहुँचाएंगे, कंडक्टर की हेल्प लेंगे ना। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज पहुँचाना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, कंडक्टर की हेल्प लेते हैं। ठीक है ना, और जैसे जो हमारे पावर पॉइंट है हमारे, वहाँ से दूसरी जगह पे पावर लेके जानी है तो हम वायर की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज पहुंचाने के लिए कंडक्टर की हेल्प ली जाती है। अब कंडक्टर की एक एबिलिटी होती है कितना वो चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, वो कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज ले सकता है, वो उसकी एबिलिटी, उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। तो द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर
टू स्टोर द चार्ज इन इट, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो कंडक्टर की एबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। ठीक है ना। अब ये बताओ, हम चार्ज इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीजेज चार्ज इंक्रीजेज, एज चार्ज इंक्रीजेज दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या पोटेंशियल बोल दो, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, एज द चार्ज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एज द चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। हम कह सकते हैं कि Q हमारे पास क्या है, चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। V हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसमें हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। ठीक है। C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये C हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वेयर C इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो C हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो यहां से हमारे पास C की वैल्यू क्या आ गई भाई, Q/V आ गई। C की वैल्यू क्या आ गई, Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इन इट। तो एज द चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, इसका मतलब चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, Q/V आ गया, वेयर Q चार्ज है और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब यूनिट क्या होंगी भाई, यूनिट है बेटा इसकी फैराड। ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, फैराड है बेटा। इसको कैपिटल F से दिखाते हैं। तो 1 फैराड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, क्या आया था, Q/V, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। ठीक है। अब आगे है डायमेंशंस, इसकी क्या होंगे डायमेंशंस, और देख लो। वैसे माइक्रो फैराड भी हो जाता है, किलो फैराड भी हो जाता है। माइक्रो फैराड क्या होगा, 10⁻⁻6 फैराड। किलो फैराड क्या होगा, 10⁻3 फैराड। अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगी बेटा, पहले चार्ज की डायमेंशन देखो क्या होती है, Q इज इक्वल टू IT होता है ना, I के लिए A लिखते हैं, T, तो चार्ज की तो डायमेंशन AT होगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन देखो, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है ना। V इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, W/Q था ना, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो W/Q। तो इसमें पुट कर दो, W के लिए जो पोटेंशियल हमारे पास है और जो डायमेंशन है वो क्या है, M1 वर्क डन है ना, W, L2T-2, और चार्ज के लिए AT। तो पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या हो गए, पोटेंशियल्स के डायमेंशन हो गया हमारे पास M1 L2T-3। ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल के डायमेंशन हो गए। ठीक है। अब निकालने किसके हैं, कैपेसिटेंस के निकालने हैं। तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, Q/V है भाई फार्मूला। तो इसके डायमेंशन निकालने हैं, तो C इज इक्वल टू हमारे पास Q के क्या होते हैं, AT, और V के अभी निकाले क्या हैं, M1, A-1 भी आएगा यहाँ पे, ये भी तो ऊपर जाएगा A भी, तो A-1। तो V के क्या है, M1 L2T-3 A-1।
ठीक है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारे पास कैपेसिटेंस के डायमेंशन आ गए M-1 और L-2 और वही A-2 प्लस का 2 हो जाएगा और T4। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस हो गए भाई -1, -2, 2, 4। जो पावर होती है वही डायमेंशंस होती है ना। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या हो गए, -1, -2, 2 और 4। ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो गया और डायमेंशंस हो गए किसके, कैपेसिटेंस के। और यूनिट का पता चल गया, फेराड होती है, माइक्रो फेराड में भी ले लेते हैं। ठीक है। और होता क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर दी चार्ज। ठीक है बेटा। तो ये था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है ना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है, r है। सारा चार्ज कंडक्टर है तो किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है। कंसीडर ए spherical charged conductor having radius r। हमने एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर मान लिया जिसकी रेडियस क्या है, r है। एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of the conductor is constant। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कंडक्टर के सरफेस पे वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा और इक्वली स्पेस्ड सिचुएटेड हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म जो शेप है तो। ठीक है। तो सारा का सारा यूनिफॉर्म शेप है तो इक्वली स्पेस्ड हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट तो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, Q/4πε0 R हो जाएगा भाई। ठीक है। इट ट्रीटेड एज चार्ज इज एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये कैसा बिहेव करेगा भाई, ये इस तरह बिहेव करेगा कि सारा का सारा चार्ज किस पे है, स्फीयर के सेंटर पे है, यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरह बिहेव करेगा। तो V इज इक्वल टू Q/4πε0 R। अब निकालनी क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है। एज कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V, विच इम्प्लाइज C हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू अभी निकाली क्या थी, Q/4πε0 R। ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब C इज इक्वल टू Q से Q चला कट गया तो हमारे पास C इज इक्वल टू क्या आया, 4πε0 R आया भाई। ये कैपेसिटी है किसकी, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर की जिसकी रेडियस R है। इट इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड कैपेसिटी हो जाएगी।
ठीक है बेटा, सिंपल सा था, आसान सा, 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है कि एक चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। तो इसी टाइप का इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की कैपेसिटी निकालेंगे भी, अर्थ कितना चार्ज स्टोर करके रख सकती है। अर्थ को हम स्फेरिकल लेके चलेंगे, स्फेरिकल कंसीडर करेंगे और यही फार्मूला हम पुट कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, लेट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हम मान के चलते हैं कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। वैसे फुल्ली स्फेरिकल होती नहीं, थोड़ी ओवल टाइप की होती है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप की है। ठीक है, तो अर्थ स्फेरिकल शेप की है, कि अर्थ की स्फेरिकल शेप होगी। आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस होगी। अर्थ की रेडियस कितनी होती है बेटा, 6400 किलोमीटर। इसके मीटर बनाएंगे तो कितने हो गए, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है ना, यही हो गए। चलो, तो ये है अर्थ की रेडियस। अब हमें पता है कैपेसिटेंस किसी स्फीयर की किसके इक्वल होती है, C = 4πε0 R। ठीक है, R की वैल्यू ये रही, कैपिटल R आ जाएगा इस पे, R इस पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R। फिर विच इम्प्लाइज C = अब ये बताओ 1/4πε0 की हम न्यूमेरिकल निकालते वक्त वैल्यू लगा रहे थे 9 × 10⁹, तो ये ऊपर है तो ये 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁹ इंटू R की वैल्यू ये रही 6.4 × 10⁶। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6.4 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻³ क्या हो गया, -3। तो ये आ गया भाई 0. कितना आ गया ये, 97 जब जाएगी है ना, तो 91, तो 0.71 × 10⁻³ ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई लगभग 7 या हम कह सकते हैं 71। ठीक है, तो 71 × 10⁻⁵ तो अगर हम माइक्रोफेराड में लेके जाएं तो 700 के करीब क्या हो जाएगा, माइक्रोफेराड। तो बहुत कम हुआ ना, माइक्रोफेराड में चली गई ये बात, इतने फेराड है ना, -5 है, तो लगभग कितना है, 710 माइक्रोफेराड के करीब। तो हम कह सकते हैं कि फेराड क्या है, एक बड़ी यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की। तो इट शोज दैट 1 फेराड इज बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इससे क्या पता चलता है कि 1 फेराड क्या है, कैपेसिटेंस की बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो देखो बेटा, अर्थ की हमने जो निकाली है कैपेसिटेंस, अर्थ की रेडियस का हमें पता था, वो हमने पुट कर दिया फार्मूले में। फार्मूला क्या है, 4πε0r, अभी पहले डिराइव किया था हमने ये फार्मूला। तो 4πε0 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/9 × 10⁻⁹, आर की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, तो नियरली 700 माइक्रोफेराड के करीब के नज़दीक आ गया ये हमारे पास आंसर। तो ये एक मतलब काफ़ी बड़ा एरिया होने के बाद भी कैपेसिटी छोटी सी आई है, तो इसका मतलब फेराड क्या है, एक बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी